नमस्कार। साहित्यिकी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में आज हमारी चर्चा का विषय है हिमालयी स्वरों की गूंज, और इस परिचर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ साहित्यकार जितेंद्र शर्मा जी और लेखक शशि भूषण बडोनी जी। जितेंद्र शर्मा जी और बडोनी जी, आप दोनों का साहित्यिकी के इस मंच पर स्वागत है, अभिनंदन है। बातचीत की शुरुआत शर्मा जी मैं आपसे करता हूं, और आपसे सबसे पहले यही जानने का मन है कि आप 82 साल की उम्र में पहुंच गए हैं और देहरादून के एक लंबे युग को आपने जिया है, खासकर साहित्यिक पूरे परिदृश्य में आप शामिल रहे हैं। उस दौर को आप कैसे याद करते हैं जो अतीत का दौर था? इस पर आपकी टिप्पणी आ जाए, फिर मैं बडोनी जी के पास जाता हूँ। वो दौर जी, जबकि मैं डीएवी कॉलेज का विद्यार्थी था जी, साहित्य के और कविताओं के मामले में स्वर्णिम काल कहा जा सकता है जी, क्योंकि उस समय कवि सम्मेलन, मुशायरे होते थे, उसमें राष्ट्रीय स्तर के कवि आते थे। नीरज की जो कविता है कि कारवां गुजर गया गुब्बारे देखते रहे, हाँ, तो वो उसी टाइम उन्होंने लिखी थी, जो अब तक जो है आखिर जीवन के अंत तक वो उसको सुनाते रहे। जी, उसके बाद देवराज दिनेश आदि बहुत सारे जो प्रसिद्ध कवि थे वो आते थे, और इतना रंग जमता था जी, कि उसमें बिल्कुल 9 बजे शुरू हुए कवि सम्मेलन तो 3-4 बजे तक। ये नहीं कि विद्यार्थी ही उसमें आएंगे, जो व्यापारी थे कानपुर चौक के, ये सब वहाँ इकट्ठे हो जाते थे, और जो हॉल था खचाखच भर जाता था और बाहर लोग खड़े होते थे, और उन गीतों भरी संध्या होती थी जी, बड़े स्वर में कविताएं सुनाई जाती थी लयबद्ध तरीके से। तो इनका इतना असर होता था कि जब श्रोता वहाँ से निकलते थे तो अपने घर जाते थे तो उन गीत की कोई पंक्ति गुनगुनाते हुए जाते थे। क्या बात है, जी हाँ। क्या बात है जी। यही नहीं, कई दिनों तक वो उसी में जीते रहते थे, और वो कविताएं कंठस्थ हो जाती थी, और उनको वो बड़े यारों में, मित्रों के बीच में चाय की दुकान पर बोलते थे, सुनाया करते थे। तो ऐसा उस समय था जी। उसी समय प्रोफेसर थे हिंदी के कॉलेज में, गया प्रसाद शुक्ल, जो बनारस के से जी, आए थे, हिंदी के बड़े विद्वान थे जी। वो मंच संचालन किया करते थे। अच्छा, उनका मंच संचालन इतना प्रभावशाली था कि बड़े झूम करके, अगर किसी का परिचय देना है तो वो झूमते हुए उसका परिचय देते थे। जी, और इसके अलावा देहरादून का में जी, पलटन बाजार में तो बहुत अच्छी दुकान थी हिंदी पुस्तकों की, अच्छा, बहुत बड़ी दुकान थी। जी, सुरेंद्र नाथ जो थे वो उसके मालिक थे, जी, और वो स्वयं हिंदी में एमए थे। अच्छा, तो उन्होंने जो है बड़े बड़े जो हिंदी के विद्वान थे जी, वो वहाँ आते थे, और हम लोग भी शाम को, क्योंकि विद्यार्थी थे हम लोग, जी, तो शाम को वहाँ घूमने चले जाते थे, और साहित्य का चस्का तो था ही, लगी गया था तब। तो वहाँ पर हमें लगता था कि ये कोई बैठे हैं, जैसे मैंने अज्ञे जी को वहीं देखा था। अच्छा, उस दुकान में? उस दुकान में। अच्छा, और प्रभाकर मासवे, अच्छा, हाँ, वासुदेव अग्रवाल, ये बड़े बड़े जो उस जमाने के, रामविलास शर्मा जी की रामविलास शर्मा, हाँ, रामविलास शर्मा जी, वो, जी, तो ऐसे लोग वहाँ आते थे, जी, और हम लोग को वो एक तरह का हमको वहाँ से प्रेरणा मिलती थी। जी। ये ऐसे लोगों से हमने मिले हैं, फिर हम उसको जिक्र किया करते थे। तो इस किस्म से एक परिवेश था। जी। जी, उस बीच ही इनका मैं जिक्र करना चाहूँगा, वो अब मेरे से बहुत पहले की बात है। जी, संतोष नारायण नौटियाल, उन्होंने चवन्नी वाले शीर्षक से एक उपन्यास लिखा था। उस समय मेरा ख्याल है ये 1932 में लिखा गया था। ओह, क्या बात, 1932 में, क्या बात है। हाँ, बहुत पहले। उसके बाद का जो है आज़ादी के बाद भी कार्यक्रम हुए, और एक यहाँ से पत्रिका निकाली 2 विद्यार्थी डीएवी कॉलेज के, एक कार्तिक दत्ता जी, एक सत्येंद्र शर्मा। अच्छा, अब आप सोच सकते हैं कि विद्यार्थी की जेब तो हमेशा खाली रहती है, उसमें भी थी। तो उन लोगों ने कैसे साधन जुटाए होंगे, और 3 अंक निकाले साहित्य पत्रिका के। तो एक अंक जो था
निराला अंक नाम से प्रसिद्ध हुआ और वो बहुत ज़्यादा सराहा गया और उसने अखिल भारतीय रूप में अपनी ख्याति प्राप्त की। जी जी। तो इस किस्म से उस समय पत्रिकाओं का था और हमारे बीच में उसी टाइम होशियार सिंह चौहान थे। अच्छा। हाँ, वो भी उन्होंने मानसी पत्रिका निकाली और जो कवि सम्मेलनों का मैं कह रहा था तो उससे लाभ जो यहाँ के जो स्थानीय कवि थे उनको उससे बहुत लाभ हुआ। जैसे शेर व्यंग गर्ग थे, ये कुमार अधीर थे, उमाशंकर सतीश थे अपने। हाँ, उमाशंकर सतीश जी। कई किताबें उनकी निकली हैं और राज्यसभा में हम उसमें चले गए थे, राजभाषा उसमें जी। तो एक स्थानीय मंच उनको यहाँ मिला बड़े बड़े कवियों के साथ जी। फिर उनको जो है पूरे देश में मंच मिला इसके माध्यम से। जी जी, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। जी। जितेंद्र शर्मा जी, ये जो साहित्यिक पुस्तकों की किताब की दुकान की आप चर्चा कर रहे हैं पलटन बाजार में, ये किस दौर तक ये दुकान थी और कब तक आप वहाँ गए, कब तक का स्मरण है? ये मुझे ख्याल ऐसा पड़ता है कि ये 90 तक शायद रही हो। अच्छा। हाँ जी। वो तो एक ऐसी जगह थी कि वहाँ पर तो सारे भारत के जो है हिंदी लेखक आते थे। अच्छा। और वो अच्छी अच्छी किताबें छापती थी। मेरी भी उन्होंने उस समय एक किताब छापी थी, प्रेरक कथाएं। अच्छा, प्रेरक कथाएं। बच्चों के लिए थी वो जी, बच्चों के लिए किताब थी। अच्छा, पब्लिशर भी थे और हाँ, वो प्रकाशक थे और हिंदी प्रेमी थे बहुत। अच्छा। और हाँ, जितने कवि लेखक आते थे उनका सम्मान करते थे, उनकी व्यवस्था करते थे, उनको समय देते थे और उनकी किताब छापते थे और पूरा उनका रॉयल्टी वगैरह पूरा हिसाब रखते थे, देते थे उनको। शशि भूषण बडोनी जी, एक परिवेश और परिदृश्य जो देहरादून का पुराना साहित्यिक वातावरण था, जितेंद्र शर्मा जी से उसका एक जो प्रारंभिक हमको एक जानकारी मिली। जी हाँ। इन दिनों देश और खासकर उत्तराखंड से जी हाँ कौन कौन सी पत्रिकाएं निकल रही हैं, और पिछले कुछ समय में हमने कुछ इस तरह से देखा है कि बहुत महत्वपूर्ण पत्रिकाएं हमारे यहाँ की बंद हुई हैं, वो कौन सी पत्रिकाएं हैं और इस समय किन पत्रिकाओं को आप देखते हैं कि जो निरंतर प्रकाशित हो रही हैं? राष्ट्रीय स्तर पे और उत्तराखंड में भी दोनों ओर से काफ़ी साहित्य, संस्कृति और कला में जी बहुत अच्छी पत्रिकाएं निकल रही हैं और निरंतर निकल रही हैं। जी। भले ही कुछ बंद हो गई हैं इधर जी, लेकिन काफ़ी पत्रिकाएं निकल रही हैं काफ़ी संख्या में। भले ही पठन पाठन भी अब कम हो गया है जी, और मोबाइल की वजह से विशेषकर जी पठन पाठन कम है पत्रिकाओं का, लेकिन फिर भी स्तर की पत्रिकाएं जी, कुछ पत्रिकाएं तो राष्ट्रीय स्तर में बहुत अच्छी निकल रही हैं और स्तरीय जो हैं कुछ मैं भी मंगाता हूँ जी, कुछ नाम और लिख। हाँ, तो उसमें जैसे हंस है जी और कथा देश है जी, ये तो आप जानते ही हैं, काफ़ी जी चर्चित पत्रिकाएं हैं, प्रसिद्ध पत्रिकाएं हैं जी। हंस, कथा देश। इधर बनमाली कथा आपने देखा होगा जी, काफ़ी बनमाली कथा जी, बनमाली कथा निकल रही है जी। उसके अलावा ये जो पहल तो नहीं थी अब, लेकिन जैसे बनासजन है हाँ और पक्षधर है, उसके उसी के जैसे पहल के सब्स्टिट्यूट में निकली हैं जी। इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर की अन्य पत्रिकाएं जैसे नया ज्ञानोदय आपने जी, नया ज्ञानोदय निकला, काफ़ी अच्छा स्तर है उसका जी। वागर्थ भी, वागर्थ तो है, वागर्थ का तो बहुत जानी मानी पत्रिकाएं हैं जी। इसके अलावा राजकीय जो स्तर पे जो निकलती है, हाँ, राष्ट्रीय स्तर पर जी, राजकीय, अच्छा राजकीय सरकारी स्तर पर आजकल है, जैसे समकालीन भारतीय साहित्य है। अच्छा, आजकल है आपने कहा। हिमप्रस्थ है, हिमप्रस्थ है इधर हिमाचल की है, हिमप्रस्थ और बिपाशा जी। उसी तरह से जैसे राजस्थान से आपने देखा होगा मधुमती, मधुमती सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी निकल रही है जी। उसी तरह उत्तर प्रदेश से तो उत्तर प्रदेशी नाम से निकल रही है जी जी। और हरियाणा से हरिगंधा जी, हाँ, हरिगंगा हरिगंधा जी जी निकल रही है। इसी तरह से कुछ पत्रिकाएं बहुत अच्छी निकल रही हैं जी। नवनीत है, साहित्य अमृत है। अच्छा बडोनी जी, थोड़ा सा मुझे इतना और बता दीजिए और हमारे दर्शकों को कि ये जो मुख्य धारा की पत्रिकाएं थी, जैसे धर्मयुग की चर्चा अभी कुछ देर पहले शर्मा जी कर रहे थे, साप्ताहिक हिंदुस्तान है, कादम्बनी, इस तरह की जो पत्रिकाएं बहुत पॉपुलर और बहुत जिनका व्यापक प्रसार था, जब वो पत्रिकाएं बंद हो गई तो क्या उनके समकक्ष
जो नई लघु और मध्यम दर्जे की पत्रिकाएं निकली, क्या आपको लगता है कि उन्होंने उसको रिप्लेस कर दिया है या उतने पाठकों तक पहुंच बना दी है अपनी? नहीं, उनका तो बहुत ज़्यादा सर्कुलेशन था। अच्छा। उनका मतलब सर्कुलेशन भी, लाखों में था, लोकप्रियता भी बहुत ज़्यादा थी। लाखों में, उनकी सामग्री विविध प्रकार की सामग्री विविध प्रकार की होती थी, जिसमें कि जैसे आपने बताया कि धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, सारिका, हाँ सारिका जी, और ये कुछ इनको लोग अभी भी याद करते हैं। लेकिन ये है कि उसमें छपना एक तरह से, अगर कोई देहरादून का या उत्तराखंड का आदमी उसमें छपा है तो इसका मतलब वो साहित्यकार का ठप्पा लग जाता था। क्या ये बात साहित्यकार है। उसमें जो रचना किसी की आती हाँ, थी तो शर्मा जी ने, जितेंद्र शर्मा जी ने, अब शर्मा जी वही आप लोगों से जब आपकी पीढ़ी से बात करते हैं तो कुछ बहुत मजेदार प्रसंग मिलते हैं। जैसे आपने यही कहा कि अगर किसी प्रदेश से साप्ताहिक हिंदुस्तान, धर्मयुग, कादम्बनी में कोई छप गया तो ये एक तरह से उस पर एक मोहर लग जाती थी कि ये राष्ट्रीय स्तर पे। अब जैसे हमारे यहाँ ये शशि प्रभा शास्त्री थी जी, या कुसुम चतुर्वेदी की जब पहली कहानी छपी धर्मयुग में, तो सब लोग, हम लोग तो छोटे थे तो उनसे मिलने गए कि भाई ये तो महान लेखिका है, धर्मयुग में छपी है इनकी कहानी। जी एक ठप्पा लग जाता था। जी, मैं थोड़ा विषयांतर कर देता हूँ बडोनी जी। शर्मा जी जिस तरफ हमारा ध्यान खींच रहे हैं, ऐसे कि जैसे आप कह रहे हैं कि शशि प्रभा शास्त्री की, या दूसरा नाम आपने लिया कुसुम चतुर्वेदी की, इनकी जब कहानियाँ छपती थी तो उस दौर में, जब शर्मा जी आप 82 साल की उम्र पर हैं, जब वो बिल्कुल विद्यार्थी रहे होंगे, तो वो बाकायदा उनसे मिलने जाते थे। आज के दौर में आपको क्या लगता है कि क्या साहित्य और साहित्यकारों के प्रति समाज की ये धारणा है कि वो साहित्यकारों से ऐसे मिलने जाएं, या साहित्यकारों को उस तरह का सम्मान या मंच उपलब्ध हो? आपका क्या अनुभव है? नहीं, वो आपने सही कहा। पहले की जो एक लेखक की या साहित्यकार की जो इमेज थी जी, वो मतलब एक दूसरी थी, और आजकल की उतनी वो नहीं है, मतलब उतनी उसमें गिरावट आई है। हाँ, गिरावट आई है। तो उस समय जो था, जैसे जो साहित्यिक जो गोष्ठियाँ होती थी, सम्मेलन होते थे जी, उससे भी एक फिजा बनती थी, और मतलब उससे अन्य जो नए लेखक हैं वो भी कुछ सीखते थे, फिर आगे की पीढ़ी के लिए वो होता था। लेकिन आजकल इस तरह का कुछ है नहीं, क्योंकि आजकल उस तरह का लेखन भी नहीं हो रहा है जी। जैसे कि अब स्तर की बात है जी, उस समय का जो स्तर था लेखन का, वो अब नहीं है। अच्छा, वो ऐसा आप मानते हैं? मैं ऐसा मानता हूँ। अच्छा, वो जैसे आपने कहा कि उस समय जो पत्रिकाएं थी वो इतनी लोकप्रिय क्यों थी, क्योंकि उनका संपादन होता था उस हिसाब से। मतलब उसमें जो कहानियाँ थी वो छपती नहीं थी जैसे कैसी, उसमें संपादन इस तरह का होता था। जैसे कि कमलेश्वर का आप जानते होंगे कि वो सारिका का कितनी बार लोग अभी लेखक लोग संस्मरण लिखते हैं कि हमारी कहानी इतनी बार वापस आई। वो भी प्रतिष्ठित लेखक कहते हैं। जी जी। और तो इस तरह की जो वो फिजा थी पहले की, वो पत्रिकाओं की जो एक इमेज थी उसमें छपना, शर्मा जी ने बताया कि उसमें छपते थे तो चर्चित हो जाते थे पूरे देश में। जी जी। तो उसका कारण यही था कि उनका, और आज का तो ये है कि लेखक का जैसे अब मीडिया का हो गया है, सोशल मीडिया का हो गया है, उसमें कुछ इस तरह नहीं हो पाता है। वो जो तत्काल जो देते हैं उसमें कोई संपादन नहीं है, वो तुरंत उसको जैसे भी है वो। बडोनी जी, ये जो हमारी पीढ़ी के लोग हैं, जो शर्मा जी की पीढ़ी के लोग हैं, उनको ज़रूर इस बात पे आपत्ति रहती है कि सोशल मीडिया ने बिना संपादक का एक मंच ऐसा तैयार कर दिया है कि सभी कवि हो गए हैं, सभी लेखक हो गए हैं। लेकिन ये भी हमको स्वीकार करना पड़ेगा, शर्मा जी शायद मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे, कि इस सोशल मीडिया ने हमारे बीच कुछ बहुत शानदार प्रतिभाओं को भी स्थापित किया है, और बहुत सारे ऐसे अननोन लोग जो मुख्य धारा की पत्रिकाओं के जरिए हमारे पास नहीं आए थे, वो सामने आए हैं। शर्मा जी, जितेंद्र शर्मा जी, आजकल आप क्या लिख पढ़ रहे हैं और कुछ नया सृजन? क्योंकि पिछले दिनों मैं आपकी एक किताब की समीक्षा पढ़ रहा था, जो ऋषिकेश में एक हमारे प्रकाशन है, प्रबोध उनियाल जिसको संचालित करते हैं, वहाँ से आपकी एक किताब आई। इन दिनों क्या लिख पढ़ रहे हैं? वो किताब जिसका आपने जिक्र किया जी, उसमें संस्मरण है जी। उसके बाद में छपी तो लोगों ने उसको पसंद किया किताब को जी। तो मैं कुछ संस्मरण ही लिख रहा हूँ आजकल। अच्छा। और शुरुआत दौर में कुछ कविताएं लिखी थी, लेकिन आजकल मैं कविताएं लिख रहा हूँ। अच्छा। पढ़ना अधिक हो रहा है जी। पढ़ना। अभी मैंने एक किताब
जी। भानु क्या है, नेमाड़े अच्छा। मराठी लेखक हैं। हाँ, भालचंद्र नेमाड़े। हाँ, भालचंद्र नेमाड़े जी हाँ। उनकी किताब हिंदू, हाँ, बहुत फेमस हिंदू है। बहुत फेमस, वो पढ़ रहा हूँ। काफी उसमें उसका जहाँ चर्चा है। सिंधु घाटी की सभ्यता से लेके हाँ। आज तक का ऐसा इतिहास है हाँ। कि विस्मित हो जाता है आदमी, और उसमें बहुत ज्ञान का भंडार भरा हुआ है। वो मैं पढ़ रहा हूँ। जी। और एक हमारे जिसका मैंने जिक्र किया था कि वो उन्होंने पत्रिका निकाली थी, जी। देहरादून के ही हैं, बहुत वयोवृद्ध हैं, दिल्ली में रहते हैं। अच्छा। दत्ता साहब, कार्तिक दत्ता। कार्तिक दत्ता आपने बताया था। हाँ, कार्तिक दत्ता। देहरादून से इतना मोह है उनको अभी भी। जी। अगर कोई पता लग जाए कि साहब ये देहरादून से आया, तो वो इसमें जो आपके दिल्ली में जी। लाइब्रेरी में वो थे, पुस्तकाध्यक्ष थे। अच्छा। रिटायर्ड हैं इस समय, उनकी उम्र 95 वर्ष है। क्या बात है। जी जी। लेकिन वो सक्रिय हैं। अच्छा। और अभी उनकी एक किताब आई है, अनुवाद किया है उन्होंने, हाँ हाँ। करीब 500 पेज की किताब है। जी। वो मेरे पास है, उन्होंने भिजवाई थी। जी। तो वो मैं पढ़ रहा हूँ। उसमें है पाताई पर्वत के पार। अच्छा। उसमें आसाम से एक व्यापारी कैसे जो है बर्मा जाता है, और क्या क्या उसको संकट में और स्ट्रगल उसको झेलना पड़ता है। जी। फिर वहाँ बमबारी हो जाती है बर्मा बॉर्डर पे, तो कैसे जो है फिर वापस लौटता है, उसका पूरा वर्णन है उसमें। बहुत अच्छा। तो बहुत ही उसको पढ़ के आनंद आ रहा है। उन्होंने ये किताब लिखी थी, शांति पर्व। शांति पर्व तो वो रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में है। अच्छा। और वो भी मैंने अभी पढ़ी है, वो बहुत अच्छी किताब है। वो भी अच्छा। 700 पेज की। आपकी जो पीढ़ी थी, वो जो दौर था, उस दौर के कितने साहित्यकार, कितने रचनाकार आज इस शहर में या उत्तराखंड में सक्रिय हैं? हाँ, उस समय के सबसे पुराने तो मदन शर्मा हैं जी। जो बहुत लिखा है उन्होंने, और अभी भी लिख रहे हैं। अभी उनका मदन शर्मा साहित्यिकी की मैं आपके नोटिस में लिया हूँ, साहित्यिकी के मंच पे भी वो 2-3 बार आए हैं। अच्छा अच्छा। और उनसे हमने बातचीत की। हाँ हाँ। तो मदन शर्मा है, फिर अपने खुराना जी हैं। जी। हाँ, गुरदीप खुराना है। गुरदीप खुराना है। जी। तो पहले वो कविताएं भी उन्होंने बहुत लिखी, फिर कहानियाँ भी, उपन्यास सब लिखे हैं। जी। अभी उनका उपन्यास आया है। फिर अपने सुभाष पंत हैं। सुभाष पंत। सुभाष पंत हैं, बहुत सक्रिय हैं। जितेंद्र और अभी उनका जो है उपन्यास है। फिर जितेंद्र ठाकुर हैं, जो कि नियमित रूप में लिख रहे हैं, और एक सशक्त हस्ताक्षर हैं इस समय उत्तराखंड के। जी। और जो जितनी प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में हैं, उनमें उनकी रचनाएं छप रही हैं। जी। बडोनी जी, मैं थोड़ा सा अब आपके पास ये जानने के लिए आ रहा हूँ कि अभी शर्मा जी जो नामोल्लेख कर रहे हैं, ये तो मुख्य धारा के वो साहित्यकार हैं जो प्रतिष्ठित हैं और जो शर्मा जी की ही वय के लगभग हैं। इन दिनों उत्तराखंड में कौन साहित्यकार, कथाकार, कवि, लेखक आपको सक्रिय नज़र आते हैं? एक तो ये हम जानना चाहेंगे। दूसरा ये कि जो साहित्यकार, रचनाकार हमारे पास हैं अभी, क्या उनको अपनी प्रतिभा को दर्शाने, दिखाने के लिए हमारे पास पर्याप्त मंच उपलब्ध है? जी। मंच से मेरा मतलब है वो साहित्यिक अकेडमी हो, पुस्तक मेले हों, साहित्यिक गोष्ठियाँ हों। पहले तो साहित्यकार और लेखक। जी। उत्तराखंड के सक्रिय जो साहित्यकार और रचनाकार हैं, जी। वो वरिष्ठ से लेके जी। कनिष्ठ तक वैसे तो बहुत होंगे। जी। और नाम लेके कुछ नाम मेरे से छूट जाएंगे। जी। जी। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि जी कुछ नामों का जिक्र कर देता हूँ। अगर कोई नाम छूट जाएंगे तो मैं नहीं, कोई वो उम्मीद संभव करता भी हूँ नहीं कि है हाँ, कि संभव ही नहीं है सबका नाम आना। संभव नहीं है। कि वो मुझे क्षमा कर देंगे। अगर जी। उसमें जैसे वरिष्ठ लोगों में अभी आपने बताया सुभाष पंत जी हैं, जी। उधर से बटोई जी हैं, जी। और ये गुरदीप खुराना जी हैं, हाँ। जितेंद्र ठाकुर जी हैं, और ये क्या नाम, देवेंद्र मेवाड़ी जी उधर से जी। जी। फिर हैं, जी। जितेंद्र शर्मा जी हैं, जितेंद्र भारती जी हैं, जी। जितेंद्र ठाकुर साहब हैं। जी। और नई पीढ़ी में कुछ नाम आपको? हाँ, मैं कोशिश करता हूँ कि पूरा जहाँ तक हो सके यहाँ का, जैसे जो अपने रचनाकार हैं। जी। उसके बाद गुरदीप खुराना मैंने बता दिया आपको। जी। और मदन शर्मा जी,
जी जो अभी आपने जी। जिक्र किया, मदन शर्मा जी, जितेंद्र ठाकुर, हाँ हाँ और इधर से और जो वरिष्ठ हैं सभी, जी। जैसे महावीर वाल्टा हैं, जी उधर नंद से किशोर हटवाल हैं, नवीन कुमार नैथानी हैं, और आपके विजय गौड़ हैं। विजय गौड़ हैं, दिनेश जोशी हैं, जी और उधर कुमाऊं से भी कुछ उधर से बहुत जैसे शानदार मनीष दिनेश सुनेठा, कर्नाटक है। दिनेश कर्नाटक, दिनेश कर्नाटक बहुत खेमकरण सोमन, जी और शैले, जी अच्छा। मुकेश नौटियाल मुकेश नोटियाल तो बढ़िया दिख रहे हैं। आप तो हैं, जी और उधर से अच्छा, एक बड़ों जी ये चीज़ बताइए, हाँ। मैंने जैसे कि कहा कि अगर हम नामोल्लेख करें जी तो ये थोड़ा सा अपने आप में कई बार खतरनाक संकेत भी होते हैं जी कि हाँ, सही कुछ बात। वरिष्ठ नाम छूट हाँ, जाएं, सही कुछ बात सामान्य नाम आ जाएं। हाँ जी हाँ, खैर साहित्य में तो कोई नाम सामान्य नहीं होता। मैं केवल आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो हमारे रचनाकार हैं, खासकर जो नई पीढ़ी के लोग हैं, जी क्या इनके लिए हमारे पास पर्याप्त मंच उपलब्ध हैं? हाँ, इनके लिए उत्तराखंड में जैसे कि मैंने अभी आपसे बताया था कि अन्य राज्यों से बहुत सारी पत्रिकाएं निकल रही हैं, जी तो पत्रिकाएं तो यहाँ से बहुत कम निकल रही हैं, जी और जैसे कि मैं आपको बताऊं कि जो निकल भी रही थी वो भी बंद हो गई है। अच्छा, जैसे कि आधारशिला, हाँ हल्द्वानी से आधार बहुत अच्छी बहुत पत्रिका अच्छी थी, पत्रिका बहुत थी, अच्छी लेकिन वो बंद हो गई है। जी बंद हो उसी तरह यहाँ से वो शब्द योग तो खैर पहले ही बंद हो गई थी, जी। सुभाष पंत जी वाली, जी लेकिन यह है कि लोक भाषा और लोक भाषा की मतलब जैसे गढ़वाली और कुमाऊनी, जी इसमें कुछ पत्रिकाएं अच्छी निकल रही हैं। अच्छा, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात बताई। जैसे कि धाद निकल रही है, हाँ, पहरू उधर से निकल पहरू रही है। उधर से हाँ, निकल रही है, हाँ। एक और कुमगढ़ चिट्ठी पत्री, कुमगढ़ कुमगढ़ भी निकलती है, कुमगढ़ भी कुमाऊं से, वहाँ से निकल रही है। चिट्ठी पत्री यहाँ से निकल रही है। जी इस तरह की जो लोक भाषा में निकल रही हैं। उसके अलावा तो यहाँ पे एक नवल हिंदी की निकल रही है, हाँ। और इधर से आधारशिला थी, जी वो बंद हो गई है। जी उसके अलावा मेरे ख्याल से लोक गंगा के भी बंद होने से एक लगभग- बड़ा नुकसान हुआ है। अभी तो प्रकाशित हो रही है सब, जी, लेकिन त्रैमासिक स्तर पर लोक गंगा प्रकाशित हो हाँ, रही है, उसमें तो ऐसा आपने भी बताया सहयोग जा किया है और हमने भी थोड़ा सहयोग किया रहा है, है। जी जी लेकिन अब वो बंद के कगार पे है। जी जितेंद्र शर्मा जी, बडोनी जी जिस तरफ हमारा संकेत कर रहे थे कि लोक भाषाओं पर तो थोड़ा बहुत उनके लिए मंच भी बने हैं, कुछ पत्रिकाएं भी निकल रही हैं। ये जो साहित्यिक गोष्ठियाँ होती हैं, पुस्तक मेले होते हैं, इस तरह के सम्मेलन होते हैं, साहित्यिक सम्मेलन, ये किसी इलाके के परिवेश को, साहित्यिक परिवेश को रचने में कितने महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और देहरादून में, उत्तराखंड में आप इनकी क्या संभावनाएं देखते हैं? मुझको तो लगता है कि बड़े महत्वपूर्ण है। जी इस प्रकार के अगर आयोजन हो जी तो अभी मुझे एक तो ये याद है कि राजपुर में समय साक्षी ने बड़ा अच्छा कार्यक्रम कराया जी था। किया था जी, मेरे ख्याल से उत्तराखंड वो जी वह- साहित्य महोत्सव हाँ किया था। साहित्य उत्सव था, तो उसमें बहुत अच्छे अच्छे विचारक साहित्यकार आए थे, और उन्होंने जो है पूरे 3 दिन का कार्यक्रम हाँ, था, 2016 में हुआ था, जो 2016 में हुआ था। समय साक्षी ने, तो वो तो बड़ा यादगार वो था। बहुत अच्छा। और कुछ अभी एक चीज़ मुझे और नई अच्छी लगती है कि जो जिनके पिता जो हैं वो साहित्यकार रहे हैं, जैसे विद्यासागर नौटियाल ने, जी तो उनके पुत्र ने जो है 2-3 साल से उनका आयोजन कर रहे हैं, जी। साहित्यकारों को बुला रहे हैं जी और उनको सम्मानित कर रहे हैं। जी तो ये एक अच्छी प्रथा है, एक वही अच्छी जैसे परंपरा है। जैसे शेखर जोशी सम्मान इधर ला, हाँ, जैसे शेखर समारोह ने दे लिया। जी तो इस प्रकार से कि जो युवा पीढ़ी है जी वो अपने माता पिता के सम्मान में साहित्यिक आयोजन कर रही है, जी सिर्फ इसलिए कि उनके पिता जो थे एक अच्छे कथाकार थे, तो ये बड़ी बात है। जी वो उसको और महत्व इसी दे रहे बहाने- हैं कि वो थे, और अपने प्रदेश के और बाहर से भी विद्वानों को उनको बुलाया जा रहा है, जी उनके रहने खाने का इंतजाम किया जा रहा है, पैसा खर्च किया जा रहा है उस परिवार से, जी और अच्छा आयोजन ये किया बहुत जा अच्छी रहा है। पहल ये बहुत शुरुआत अच्छी जी लगी। जितेंद्र शर्मा जी, मैं आपके नोटिस में लिया हूँ कि यहाँ पर नेशनल बुक ट्रस्ट ने भी 2 विराट पुस्तक मेले किए थे यहीं परेड ग्राउंड में, और मुझे स्मरण आता है कि 2-3 साल पहले इस तरह का एक विज्ञापन हमने पढ़ा था कि एक पुस्तक मेला देहरादून में होगा, एक हल्द्वानी में होगा। वो आयोजित तो नहीं हो पाया, अब क्या वजह रही वो तो नेशनल बुक ट्रस्ट बताएगा, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जैसे इस तरह के पुस्तक मेले जब प्रदेश के स्तर पर होते हैं
तो उससे बहुत सारी प्रतिभाओं को और किताबों की संस्कृति को। हाँ, ऐसे होते रहने चाहिए, लेकिन अभी हुआ नहीं कई साल से मेरे ख्याल है जी इनका। जी। तो ऐसे अगर हो, लेकिन मुझे लग रहा है कि जो दूरस्थ जगह हैं उसमें समय साक्ष्य काफ़ी प्रचार बहुत अच्छा काम कर रहा जी, है भाई। जी, तो जी। वहाँ पर जो मेले लग रहे हैं, किताबों की बिक्री हो रही है जी। और कम कीमत पे भी वो किताबें उन्होंने छापनी शुरू कर दी हैं। जी, इसी संदर्भ में वो कुछ इस तरह के किताब कौतिक जैसे भी कुछ आयोजन कर रहे हैं, छोटे छोटे स्टेशंस पे कुछ लोग अपने वो ये गैर सरकारी वो है आयोजन है। बडोनी जी, इस समय उत्तराखंड में जो एक परिवेश बना है, साहित्यिक परिवेश, इसमें आपको क्या लगता है नई पीढ़ी को कितना स्पेस मिलता है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारी जो नई जनरेशन है वो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री इन सब में इतनी उलझ गई कि साहित्य और इस तरह के विषय उसके लिए सेकेंडरी हो गए? कोई संभावना लगती है नई पीढ़ी के लिए उसमें? जैसे कि अभी कुछ देर पहले बात हो रही थी कि साहित्यिक सम्मेलन है जी, साहित्यिक गोष्ठियाँ हैं या इस पुस्तक मेले हैं, इस तरह से कुछ जैसे पहले होता था जी, उस तरह के आयोजन होने से एक नई पीढ़ी को एक प्रेरणा मिलती है जी, पुस्तकों के प्रति, आगे पुस्तकों के प्रति और उसको। लेकिन नई पीढ़ी में जो लिख भी रहे हैं, एक तो उनको प्रेरणा नहीं मिल रही है। अच्छा। उस तरह से पठन पाठन कम हो गया है मोबाइल की वजह से, समझिए या जैसे भी हो। जी, तो पठन पाठन की संस्कृति को बढ़ाने के लिए हाँ, ये मतलब कुछ प्रयास अगर हों तो तब नई पीढ़ी इस ओर आकर्षित हो। जी, वरना आगे की पीढ़ी का तो साहित्य के प्रति बहुत कम रुझान है। और ये एक मैं समझता हूँ कि कुछ संगठन काम कर भी रहे हैं जी, जैसे उधर महेश पुनेठा जी वगैरह इसमें जी, वो दीवार पत्रिका के दीवार जरिए पत्रिका बहुत सुंदर काम कर बच्चों के लिए स्कूलों में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जी, जी। आप तो तो बच्चों से युवा जुड़े वर्ग हैं। अच्छा काम कर रहा है। जी, जितेंद्र शर्मा जी, जिस तरह बडोनी जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल जो उठाया है कि नई पीढ़ी में वो साहित्यिक अभिरुचि विकसित नहीं हो पा रही है, और आप स्वीकार करेंगे कि अगर साहित्य, संस्कृति, कला जैसे विषय धीरे धीरे इस तरह से हाशिए पे जाते रहे तो क्या आपको नहीं लगता हम एक मशीनी युग में पहुंच जाएंगे जहां हमारे पास टेक्नोक्रेट्स होंगे, इंजीनियर्स होंगे, डॉक्टर्स होंगे, पर उनमें वो भावनाएं, वो संवेदनाएं नहीं होंगी, और वो कितना बड़ा खतरा होगा समाज के लिए? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपने उठाया है जी, और मैं भी ये महसूस करता हूँ कि जो युवा वर्ग है जी, वो तो किताबों की बात तो छोड़िए, वो हिंदी की किताब लेखन की बात तो छोड़िए, पढ़ना भी नहीं चाहते हैं। जी, इंग्लिश की तरफ रुझान है क्योंकि वो सीधा जो है रोज़गार से जुड़ा हुआ है। जी, अंग्रेजी माध्यम से अगर आदमी पढ़ाई या अंग्रेजी बोल लेता है या अंग्रेजी पुस्तक भी पढ़ना चाहता है तो उसके चूँकि सरकारी नौकरियाँ तो दुर्लभ हैं आजकल, कठिनता से मिलती हैं। प्राइवेट जॉब के लिए एक रास्ता खुल जाता है अगर आप जो है अंग्रेजी में रवानगी आपकी है तो। जी, एक तो ये है। दूसरा मुझे लगता है कि जो साहित्य के संस्कार जो घर से मिलते थे, जैसे घर से संस्कार मिलते हैं वैसे ही आगे चलता है। जी, तो अगर आप देखें कि जो भी हिंदी के साहित्यकार हुए हैं या उनके घर में मैगजीनें आती थी, पत्रिकाएं आती थी, और जो बड़े बड़े लेखक थे उनका घर में आना जाना था, बातचीत होती थी। जितेंद्र शर्मा जी, ये इस प्रश्न पर पूरे राष्ट्रीय स्तर पर भी विमर्श हो रहा है कि कैसे साहित्यिक संस्कारों को आगे बढ़ाया जाए। ये इतना महत्वपूर्ण विषय है कि इस पर हम घंटों चर्चा कर सकते हैं, लेकिन समय की अपनी एक सीमा है। बहरहाल जितेंद्र शर्मा जी और शशि भूषण बडोनी जी, आप दोनों साहित्यिकी के इस मंच पर पधारे, आप दोनों का बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। ये थी हमारी आज की साहित्यिकी। अगली बार किसी नए विषय के साथ कुछ नए मेहमानों को लेकर आपके बीच आएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।